नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर। बहुत बढ़िया चैप्टर है, ज़बरदस्त चैप्टर है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, सपनों के से दिन। मतलब गुरुदयाल सिंह के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है, इनके जीवन में घटित घटना पर आधारित इन्होंने बहुत बढ़िया चैप्टर लिखा है। और इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये समझाया है कि स्टूडेंट की लाइफ जो है किस तरह की होती है और किस तरह से एक बच्चा उस लाइफ को जीता है। ये चैप्टर यही ज्ञान देता है और बहुत प्यारा चैप्टर है। इसके बारे में आप लोगों को चैप्टर के बारे में बहुत कुछ याद रखना है, लेकिन राइटर के बारे में आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यह सबसे मुख्य बात है कि चैप्टर के अंदर जो कुछ भी बताया गया है उसे आपको अच्छे से याद रखना है और बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि चैप्टर के बारे में अगर आपको याद रहता है तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्यों ना हो, सब्जेक्टिव में भी वो लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक जो है, निबंधात्मक क्वेश्चन चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, एक बार चैप्टर को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, ताकि कोई भी क्वेश्चन बन कर के आए उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सके। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसे हम लोग समझते हैं। आपको मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि आपको पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठनी है। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगती है, उसे आपको नोट करना है। नोट करके उसे आपको लिखना है, ताकि वो चीज़ जो है हमेशा याद रहे और उसे बाद में रिवाइज करने का जब हमें टाइम आता है उस समय हम उसे रिवाइज करें, समझें, ताकि बाद में हमें कोई भी क्वेश्चन में किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है उसे आपको नोट करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। किस तरह से इस चैप्टर में क्या क्या इनके द्वारा लिखा गया है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। तो पहली बात यह है हमारे गुरुदयाल सिंह जी। और गुरुदयाल सिंह जी के बारे में इतना कुछ नहीं है, लेकिन चैप्टर के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है और अपने बारे में इतना कुछ इन्होंने नहीं लिखा। तो ठीक है, समझने वाली बात यही है यहाँ पर कि इस चैप्टर में किस स्टोरी को लेकर के इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखना है गुरुदयाल सिंह के द्वारा रचित सपनों के से दिन। वाकई में बिल्कुल सही बात है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो दिन बाद में सपनों के समान बन जाते हैं। यानी कि एक सपना बन जाता है कि हमेशा स्टूडेंट लाइफ को हर व्यक्ति याद करता है कि मेरे वो दोस्त थे, मैं वैसा ऐसा ये करता था, मैंने बहुत कुछ सीखा स्कूल में, बहुत सारे दोस्तों के साथ हम किस तरह से रहे हैं। इस तरह की सारी बातें, जब हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में किस तरह का व्यवहार करते थे, कैसे खेलते कूदते हम स्कूल जाते थे और आते थे, ये सारी बातें जो है यहाँ पर बच्चा याद करता है जब वो बड़ा हो जाता है। नामक आत्मकथा है, आपको ये बात याद रखनी है। जो ये स्टोरी जो इन्होंने लिखी है एक आत्मकथा के रूप में लिखी है, इनके घटित स्टोरी है। ये बहुत कुछ जो है इनके जीवन से संबंधित घटना है जो इन्होंने यहाँ पर लिखी है और समझाई है। ठीक है, पाठ का सार यहाँ पर दिया गया है। फटेहाल खेलना और पिटना, मतलब बिना किसी टेंशन के निश्चिंत होकर के खेलते थे और फिर जब गुस्सा आता था तो ये पिट भी जाते थे। ठीक है, तो बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे थे। मतलब लेखक जो गुरुदयाल सिंह जी हैं और इनके साथी भी थे, सारे एक जैसे होते हैं। देखो, हम उम्र होते हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आपस में खेलते हैं, कूदते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो गरीब, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन वे रोज़ ही लकड़ियों के ढेर पर से फिसलते हुए कितनी चोटें खाते थे।
मतलब लकड़ियों के ढेर से फिसलते थे, मिट्टी के ढेर से फिसलते थे, दौड़ते थे। मतलब बचपन होता ही ऐसा है। और फिर चोटें भी लगती थी लेकिन उनको कोई असर नहीं होता है। उनके मिट्टी भरे घाव देखकर माँ बहनें तरस खाने के बजाय उसकी पिटाई किया करती थी। ऐसा ही होता है, आपने भी बचपन जिया होगा, अभी भी बचपन ही है, लेकिन इससे पहले का जो बचपन आपने देखा होगा आपका, जब आप याद करोगे तो किस तरह से होता है। मतलब हम लोग कोई शैतानी करते हैं, शैतानी करने के बाद में डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं अपने पेरेंट्स, ऐसा होता है। और उनकी पिटाई किया करती थी। बाप भी इतने गुस्सैल थे कि चाहे बच्चों को नाक मुंह से खून आ जाए परंतु वो पिटते चले जाते थे। मतलब इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी भी इतने गुस्सैल थे कि नाक से अगर खून भी आ रहा हो तो भी पीटते ज़रूर थे एक बार। बाद में मना लेते थे, प्यार भी करते थे, लेकिन एक बार पीटते ज़रूर थे। ऐसा गुरदयाल सिंह जी ने यहाँ अपने बारे में बताया है। फिर भी बच्चे अगले दिन खेलने जाते थे। फिर भी बच्चे जो है अगले दिन क्या करते थे, फिर भी बच्चे अगले दिन जो है खेलने जाते थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती है और हमेशा ये सारी बातें यहाँ पर वो करते थे। तो गुरदयाल सिंह जी के बारे में जीवन में जो कुछ भी घटित घटनाएं हुई है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आगे भी इनकी घटनाओं के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। बचपन के सभी दोस्तों की आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे। मतलब बहुत सारे दोस्त थे, इनकी आदतें बहुत इनकी मिलती जुलती थी। बहुत सारे दोस्त तो स्कूल जाते नहीं थे और बहुत सारे जाते थे तो बीच में से ही वापस आ जाते थे। कुछ गए भी तो अरुचि के कारण बस्ता तालाब में फेंक आए। अरुचि के कारण बस्ते को क्या कर देते थे, तालाब में फेंक देते थे। जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, अरुचि होती थी, तो बस्ते को कहाँ फेंक देते थे, तालाब में। बस्ता मतलब बैग को। ठीक है, उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। पहले का टाइम ऐसा ही होता था कि काम करवाते थे, पढ़ाते बहुत कम थे। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी जो होती इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छी पॉलिसी है। वे सोचते थे कि बड़े होने पर इन्हें बही खाता लिखना सिखवा देंगे। बही खाता मतलब हिसाब किताब करना इनको सिखा दिया जाएगा, ऐसा वो सोचते थे। ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेखक के अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगते थे। जो गुरदयाल सिंह जी जो राइटर हैं, उनके जो अधिकांश जो साथी होते थे वो राजस्थान और हरियाणा के हुआ करते थे और वो सब मंडी में काम किया करते थे। ठीक है, पता ही न चला कि खेलने के 4 दिन कैसे बीत गए और वे सभी बच्चे पढ़ाई को कैद समझते थे। मतलब हमेशा उनको ये लगता था कि जो पढ़ाई है वो कैद के समान है। ऐसा ये मानते थे कौन, गुरदयाल सिंह जी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा माना गया है। ठीक है, बचपन में घास कुछ अधिक हरी और फूल कुछ अधिक मनमोहक प्रतीत होते थे। आज भी लेखक को स्कूल के रास्ते पर उगे झाड़ों और खुशबू याद हैं। कभी कभी वो क्यारियों में उगे फूल की कलियाँ चपरासी की नज़रें बचा करके तोड़ लिया करते थे। मतलब इतने शैतान थे गुरदयाल सिंह जी। ऐसा कहते हैं कि हम सारे दोस्त जो है, कभी कभी जो स्कूल के चपरासी हुआ करते थे उनसे नज़रें चुरा करके हम लोग क्या करते थे, जो वहाँ पर क्यारी बनी हुई थी उसमें जो फूल थे उनको हम लोग तोड़ लिया करते थे, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। वे कलियां उनकी जेब में पड़ी रहती थी या फिर वो उन्हें चबा जाया करते थे। बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं कलियों को और जेब में डाल लेते हैं या फिर खा भी लेते हैं, ऐसा माना गया है और ऐसा आज भी बच्चों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तालाब और रेत में नहाना। ये बच्चों का सबसे फेवरेट काम है कि वो तालाब जब होता है गाँव के अंदर तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वो नहाते हैं, रेत में लौटते हैं। फिर उसमें रेत में लौटने का मतलब वो रेत में नहाना हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बालकों में होती है सारी बातें। तब स्कूल के शुरू साल में 1.5-2 महीनों की छुट्टियाँ होती थी। इन दिनों में लेखक अपने ननिहाल चला जाता था। जब भी स्कूल में 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, अंतिम समय जब साल का जो अंतिम समय होता है तो वहाँ पर 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ जब उनको लगती थी तो उस समय वो कहाँ चले जाते थे, जो लेखक है वो अपने ननिहाल में चले जाया करते थे और वहाँ नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी। सबके साथ ऐसा ही होता है, जब भी आप अपने मामा के घर जाते हो तो वहाँ आपको बहुत लाड और प्यार मिलता है।
खिलाती थी और प्यार करती थी। नानी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वे दोपहर के गांव के तालाब में नहाते थे। वहाँ का जो तालाब था, गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ तालाब में जाकर के बच्चे नहाते हैं। ठीक है, तालाब में नहाते, बाद में नानी से कुछ भी मांग करके खा लेते थे। नानी उनकी बोली और कम खाने की आदत से बहुत खुश होती थी। हम वहाँ, जब ये राइटर कहते हैं कि हम नानी के यहाँ बहुत कम बोलते थे, आदत हमारी बहुत साफ़ सुथरी थी, तो वहाँ पर लोग जो है क्या करते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, ऐसा राइटर यहाँ पर कहता है। वो अपने पोतों को भी उनसे कुछ सीखने को कहती थी। जबकि मैं अपने गांव में बहुत शैतान था, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर के थोड़ा सा अपने आप को सुधार लेते हैं। तो वो अपने पोतों को भी ऐसी नसीहत देती है कि आपको भी गुरदयाल जैसा बनना है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है इनके द्वारा। जिस साल लेखक ननिहाल न जा पाता था, उस साल वह गाँव के तालाब पर चला जाता था। जब वो ननिहाल नहीं जा पाते थे तो वो कहाँ पर चले जाते थे, गांव के तालाब पर ही चले जाया करते थे। गुरदयाल सिंह जैसा लिखते हैं, लेकिन तालाब इनके ननिहाल में भी था और इनके गांव में भी था, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वह कपड़े उतार कर पानी में कूद जाता था। कुछ समय बाद रेतीले टीले पर चढ़ कर के वहाँ रेत के ऊपर लेटता था, फिर रेत से लथपथ होकर के तालाब में छलांग लगाता था। मतलब बचपन होता ही ऐसा है, पहले हल्के से गीले होते हैं, उसके बाद में रेत को लपेटते हैं, और रेत को लपेटने के बाद में क्या करते हैं, फिर तालाब में कूद जाया करते थे। कौन? गुरदयाल सिंह जी अपने बारे में ऐसा बताते हैं। ऐसा वो और उनके साथी कई बार किया करते थे। एक बार इस पॉलिसी को नहीं, अनेक बार वो ऐसा किया करते थे। कई साथी तो तैरने की मुद्रा में हाथ पांव हिलाते थे, परंतु उन्हें तैरना नहीं आता था। हाथ पांव वो जरूर हिलाते थे, लेकिन तैरना उनको नहीं आता था। इसलिए कई बार वे गहरे पानी में चले जाते थे। उन्हें भैंस के सींग या पूंछ पकड़ करके बाहर आने की सलाह दी जाती थी। मतलब ये स्टोरी गांव की स्टोरी है, जहां पर गुरदयाल सिंह जी के द्वारा जो है घटित घटना को यहाँ पर लिखा गया है। कई बार मुंह में गंदा पानी भी चला जाता था, गंदला पानी भर जाता था, परंतु हाय हाय करके जैसे जैसे तालाब से वो क्या हो जाते थे, बाहर निकल जाया करते थे। सबके साथ ये घटित होता है। जो भी गांव के बच्चे जोग रहे हैं, वो हमेशा ये जो यहाँ पर जो घटित घटनाएं इनके द्वारा लिखी गई है, ये सारी की सारी घटनाएं उनके साथ भी होती है और आज भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी इस घटित घटना के बारे में वो जो जानता है, समझता है, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर सकता है कि हाँ ऐसा होता है। इसमें जो है ओमा वाली बात हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार छुट्टियाँ बीतने लगती हैं और 1 महीना बीतने पर छुट्टियों के काम की याद आने लग जाती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब जैसे आप लोगों को छुट्टियां मिली स्कूल में, और छुट्टियां मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो उसमें जैसे 10 दिन बीत जाते हैं, तो उसके बाद 20 दिन हमारे पास बचते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो यार ठीक है 20 दिन है, अभी तो कर लेंगे अपना वर्क। इसके बाद में फिर हमारे पास 10 दिन निकल जाते हैं, फिर 10 ही दिन बचते हैं। फिर उसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि 1 दिन में इतना वर्क करूँगा, इतना वर्क करूँगा। इस तरह से व्यक्ति क्या करता है या स्टूडेंट क्या करता है कि वो इस तरह से डिवाइड करके फिर आगे उस काम को करने लग जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है, और इस बात के लिए ये ओमा वाला उदाहरण यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो ओमा वाला उदाहरण है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर है। फिर सोचते हैं कि हिसाब के 200 सवाल निकालने हैं, यानी कि जैसे 1 महीना छुट्टियों का बीत गया और छुट्टियों का बीतने के बाद में काम की याद आने लग जाती है, और फिर सोचते हैं कि हिसाब के मुझे कितने सवाल निकालने हैं, 200 सवाल निकालने। फिर उन 200 सवाल में वो हिसाब लगाने लग जाता है कि मुझे 1 दिन में कितने सवाल निकालने, इस तरह से हिसाब लगाने लग जाता है। तो रोज 10 सवाल भी किए तो 20 दिनों में मेरे हो जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट क्या करता है, हिसाब लगाने लग जाता है। अगर मैं 10 सवाल भी अगर करूंगा तो भी मैं 20 दिनों में क्या कर लूँगा, 200 सवाल पूरा कर लूँगा। क्यों ना फिर मैं और भी छुट्टियां मना लूँ, ये चीज़ वहाँ पर हो जाती है। परंतु 10 दिन और बीत जाते हैं। अब 10 दिन और बीत गए, फिर मामला क्या हो गया, तब 1 दिन में 15 सवाल निपटाने की बात सोचने लगे। मतलब ये देखो छुट्टियां बिताने की कितनी ज़बरदस्त बात होती है कि उसने पहले सोचा कि 1 दिन में 10 सवाल कर लूँगा, अब सोचने लग गया कि यार चल
चलो हटाओ, अब तो 15 सवाल कर लेंगे, छुट्टियों का मजा ले लेते हैं। ठीक है, निपटाने के बाद सोचने लग जाता है। और कुछ लड़के सोचते हैं कि काम न करने के बदले अगर मास्टर जी से पिटना ही सस्ता सौदा है तो चलो काम ही क्यों करते हैं फिर। तो लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरह सोचने लग जाता है और इन सबका नेता माना गया है कौन? ओमा। अरे वोमा बहुत खतरनाक था, मैंने आपको बताया भी है सारी बातें कि वोमा जिस तरह से पढ़ने में होशियार नहीं था लेकिन और सारी चीज़ों में, सारी बातों में ओमा क्या था, बहुत ही अच्छा था। ये मान के चलिए नेता बनकर के वो हमेशा रहता था। तो लेखक भी ऐसे, लेखक मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन जब ऐसी बातें और भी स्टूडेंट सोचते थे तो उनके साथ वो भी हो लेता था और उसके बाद में वो भी ऐसा सोचने लग जाता था। तो ये स्टूडेंट की हमेशा क्या होती है, इच्छा होती है कि छुट्टियों को जितना बिताया जाए, मज़े में काट लिया जाए, और वो फिर हिसाब लगाता रहता है और मज़े लेता रहता है। लेकिन एक बार फिर लास्ट में ये तक भी सोच लेता है, यहाँ पर हमने यही सीखा है कि चलो टीचर से पिटना ही सही है, काम करना तो क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जैसा हमारे जो अध्यापक होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, जैसा कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ओमा का भयंकर सिर, बहुत भयंकर सिर माना गया है ओमा का। देखो, ओमा मारने, पीटने, बातें करने और गालियां देने में सबसे ऊपर था। ये ओमा की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। ओमा जी जो थे वो मारने में, पीटने में, बातें करने में और गालियाँ देने में सबसे आगे माने गए हैं। ओमा बहुत खतरनाक यहाँ पर रहा है। उसका सिर जो है हांडी जैसा था, हांडी जैसा बड़ा। ये मटका होता है ना, हांडी जैसा बड़ा था। मतलब क्या होता है कि जो मटका होता है इस तरह से जो मटका होता है, तो वो कहता है कि हांडी जैसा जो बड़ा है ये मटका जो है, मेरे से इतना अच्छा चित्र बनता नहीं है। इस तरह से जो मटका होता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी तरह ही उसका जो है ना, इतना बड़ा जो है ना सिर था उसका, ऐसा मानते हैं। ओमा के बारे में कहा गया है ऐसा। ठीक है, वो लड़ाई में सिर से वार किया करता था। जब लड़ाई करता था ओमा तो वो सिर से वार करता था, हाथ पैर से नहीं, सिर से मारता था, किसी को भी मारता था। इतना भयंकर काम था ओमा का। वह केवल 4 फुट का ठिगना सा लड़का था। ओमा की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 4 फुट थी। कितनी? केवल 4 फुट। आँखें बिल्ली जैसी थी और चेहरा बंदरिया जैसा था। उसका जो चेहरा लगता था, आँखें जो लगती थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आँखें जो है बिल्ली जैसी थी और चेहरा उसका बंदरिया जैसा था। उसके सिर की ज़बरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़े लड़के भी करहा उठते थे। मतलब वो सिर से इतना तेज मारता था कि उससे ज़्यादा उम्र के, 3 गुने उम्र के लड़के भी जो है ना, उनको भी डर लगता था उससे, ओमा के सिर से, कि यार इतना ज़ोर से मारेगा कि मतलब हिल जाएगा सामने वाला। इतना भयंकर तरीके से वो मारता था। ठीक है, लड़कों ने उसके सिर की टक्कर ना नाम क्या रखा था? सिर की टक्कर का नाम ही रख दिया रेल बम्बा टक्कर। उसकी जो सिर से वो जो टक्कर मारता था उसका नाम ही रख दिया रेल बम्बा टक्कर। ठीक है, बच्चे हैं आपस में इस तरह की बातें करते रहते हैं, होता चलता रहता है ये सारा। पीटी मास्टर का भय। अब पीटी मास्टर किस तरह से भय दिखाते थे यहाँ पर बताया गया है। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी एक जगह कतार बांध करके उनके पीछे खड़े रहते थे। ऐसा ही होता है, जब प्रार्थना होती है तो बच्चे कतार में, लाइन में खड़े होते हैं और अध्यापक भी कुछ आगे होते हैं और कुछ पीछे होते हैं, ऐसा होता है। परंतु पीटी मास्टर प्रीतम चंद, पीटी मतलब फिजिकल जो टीचर होता है, वो पीटी मास्टर, उसका नाम था प्रीतम चंद। क्या नाम था? प्रीतम चंद। लड़कों की कतार ठीक कराने का काम किया करते थे। जो पीटी मास्टर हैं, प्रीतम चंद जी हैं, वो लड़कों की कतार जो होती है, लाइन जो होती है, उसको ठीक कराने का काम किया करते थे। लड़के उनसे बहुत भयभीत होते थे और कहा जाता है कि आज भी स्कूल में पीटी मास्टर से सबसे ज़्यादा लड़के डरते हैं, भयभीत होते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देख करके सीधी कतार बनाते थे तथा बीच का अंतर भी बराबर रखते थे। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी और कुजली की तो प्रीतम चंद जो पीटी मास्टर थे उस पर बाज की तरह झपटते थे, उसको पकड़ लेते थे, वो पीटते थे, चांटा मार देते थे। इस तरह की घटना होती। हेड मास्टर मदन मोहन जी शर्मा थे। स्कूल के हेड मास्टर जी उनका नाम था मदन मोहन जी शर्मा। स्वभाव से बहुत नरम थे, हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे। कौन?
मदन मोहन शर्मा जो स्कूल के क्या थे, हेड मास्टर जी थे। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे, यानी कि मदन मोहन जी क्या पढ़ाते थे, जो हेड मास्टर साहब थे वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। गुस्से में वे अपनी आंखें झपकाने लगते थे तो लड़कों के गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे। वह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी ही मज़ेदार लगते थे। यानी कि जो हेड मास्टर साहब जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी करते थे, वो उन्हें क्या लगती थी, नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। मतलब उनको जो है ना, जब भी हेड मास्टर साहब जो मदन मोहन शर्मा जी थे, वो जब भी गाल पे इस तरह से लगाते थे चपत, तो उनको महसूस ही नहीं होता था कि मदन मोहन शर्मा जो हेड मास्टर साहब हैं, क्या वो हमें पीट रहे हैं, ऐसा उनको महसूस ही नहीं होता था कभी भी। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटित होती है गुरदयाल सिंह जी के जीवन में, मतलब स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो ऐसा उनके द्वारा होता है, तो उन्होंने यहाँ पर चैप्टर के रूप में उसको लिखा है। फिर आगे देखते हैं, शाबाशी का मोह हर स्टूडेंट को होता है कि मेरे को टीचर के द्वारा जो है एक शाबाशी मिले, मुझे प्रोत्साहन मिले। बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे, परंतु स्काउटिंग का अभ्यास करते समय जब उन्हें रंगीन झंडियाँ हिलाने का मौका मिलता था तो मज़ा आ जाता था बच्चों को। मतलब इस पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, गेम वगैरह खिला लो बच्चों को, उनमें ज़्यादा मज़ा आता था। झंडियाँ दे दो हाथ में इस तरह से हिलाने, तो इन सारी बातों में जो है उन बच्चों को बहुत आनंद आता है और बच्चे जो है बड़े अच्छी तरह से स्कूल जाया करते हैं। जब लड़के बिना गलती के झंडियाँ वो हिलाते थे, फहराते थे, तो पीटी साहब क्या किया करते थे, पीटी महोदय यहाँ पर उनके बारे में बताया करते थे। पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। उसे पाकर के लड़कों को लगता था मानो उन्होंने फ़ौज का कोई तमगा जीत लिया है। जब भी पीटी साहब की वहाँ उन बच्चों को शाबाशी मिलती थी तो उनको लगता था कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने फ़ौज का एक जो है ट्रेनिंग का एक पार्ट हमने जो है फ़तह कर लिया है। उन्हें पीटी की गुड़ों से अधिक मूल्यवान प्रतीत होता था। ये शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और पीटी मास्टर कभी किसी को नॉर्मली शाबाशी देते ही नहीं थे, लेकिन जिसको मिल जाती तो वो सोच लेता था कि मेरा तो जीवन ही क्या हो गया, धन्य हो गया भाई, ऐसा माना गया है। पुरानी किताबों से बोरियत, लेखक को हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय पुरानी पुस्तकें मिला करते थे। मतलब जो पहले के लोग होते हैं, पहले के बच्चे होते हैं, वो अधिकतर पुरानी पुस्तकों को ही खरीदने को सोचते हैं। जैसे उनसे कोई भी आगे वाली क्लास में कोई भी बच्चा होता है तो उसको पहले कह देते हैं कि यार तेरी जो किताब है वो मुझे दे देना जब मैं तेरी क्लास में आऊँ, क्योंकि तू अगले क्लास में चला जाएगा। तो इस तरह की बातें पहले ही हो जाया करती है। तो ये सारी की सारी बातें जब यहाँ पर हो जाती है तो ये गुरदयाल सिंह जी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। हेड मास्टर शर्मा जी किसी धनाढ्य घर के बच्चों की किताबें ला करके उसे दे दिया करते थे। हेड मास्टर जो मदन मोहन शर्मा जी थे वो किसी धनाढ्य जो पैसे वाले को बच्चे होते हैं उनसे किताबें ले लेते थे और वो गुरदयाल सिंह जी को दे देते थे। इनको हर साल जो है पुरानी किताबें मिलती थी, लेकिन बोरिंग भी होती थी, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ना, वो वाली चीज़ें। यदि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते तो शायद पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती थी। इनकी जो स्थिति थोड़ी निर्दय दयनीय स्थिति थी, अगर उनको पैसे खर्च करने पड़ते तो फिर ये तीसरी चौथी कक्षा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उन दिनों काफियों की पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवात मुश्किल से साल भर में 1 रुपया खर्च होता था। यानी कि पूरे साल भर में इन सभी का जो खर्चा होता था वो 1 रुपया का होता था, लेकिन वो 1 रुपया भी मतलब मुश्किल से आ पाता था, ऐसा कहते हैं। परंतु उन दिनों 1 रुपये में 1 शेर घी आ जाया करता था। 1 शेर का मतलब होता है 1 किलो घी आ जाया करता था, ऐसा मानते हैं। इसलिए केवल अमीरों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। लेखक के 2 परिवार निकल चुके थे, उनमें से पहला लड़का हुआ गुरदयाल सिंह जी, जो कहते हैं कि मैं पहला स्टूडेंट बना जो पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा गुरदयाल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है हमें। देखते हैं आगे। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जागा। उसे नई काफियों और पुरानी किताबों से अजीब सी गंध आ जाया करती थी। आज लेखक को लगता है कि शायद मास्टरों की मार पीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उसे पढ़ाई रुचिकर नहीं थी। उसे स्कूल अच्छा लगता था तो बस मास्टर प्रीतम चंद द्वारा कराई गई परेड, रिहर्सल तथा बूटों की खटखट
दाएं बाएं घूमने के कारण अच्छा लगता था। जब भी क्या होता था, जो प्रीतम चंद मास्टर था वो जब भी परेड किया करते थे, उनको बोलते थे इधर घूमो उधर घूमो दाएं बाएं घूमो, इस तरह की बातें उनको, यानी कि परेड जो करते थे, रिहर्सल जो करते थे, बूटों की जो खटखट की आवाज़ जो है गुरदयाल सिंह जी को बहुत अच्छी लगती थी। और प्रीतम चंद मास्टर की जो ये बातें हैं वो भी उनको बहुत अच्छी लगती। स्कूल में सबसे ज़्यादा जो प्रेम था वो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा गुरदयाल सिंह जी को बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ करता था। आगे है फौज में भर्ती होने का दृश्य किस तरह से उनके जीवन में घटित होता है। वो हमेशा चाहते थे कि मुझे फौज में भर्ती होना है। दूसरा विश्व युद्ध निकट आया, नाभा रियासत के राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था। यहाँ पर बताया गया है नाभा एक रियासत है, वहाँ का राजा अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया उस समय वो मर चुका था। राजकुमार अभी विलायत में पढ़ रहा था। अंग्रेज गाँवों के युवकों को फौज में भर्ती करने के लिए आए तो उनके साथ नौटंकी करने वाले भी आए थे। नौटंकी जो गाते हैं बजाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, ये सारी घटनाएं वहाँ पर होती है। उनके साथ आते हैं ये लोग। वे गांव के युवकों को फूल बूट का लोभ दिखा करके भर्ती करना चाहते थे। इसके वह गाना गाते थे, बढ़ती हो जा रे रंगरूट। लेखक को स्कूल में वर्दी और बूट जुराब पहनकर फौज का अनुभव हुआ करता था, ऐसा माना गया है। आगे देखिए, मास्टर प्रीतम चंद की शक्ति उनको बहुत खराब लगती थी। किसको? यहाँ पर गुरदयाल सिंह जी को। मास्टर प्रीतम चंद, देखो यहाँ पर बच्चे को किस तरह से शक्ति दी जा रही है। ऐसा होता है, कभी मुस्कुराते नहीं थे, उनका रूप रंग और स्वभाव डरावना लगता था। मास्टर प्रीतम चंद जो पीटी साहब थे, उनका थोड़ा सा रूप रंग जो है ना डरावना सा लगता था, वो कभी मुस्कुराते ही नहीं थे, ऐसा माना गया है। मतलब बहुत डेंजर है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, उनके बूटों के पंजों के नीचे की कील तथा एड़ियों की सुर्खियों लगी रहती थी। बच्चे प्रीतम से नफरत करते थे, यानी कि जो टीचर ज़्यादा पीटता है मारता है, बच्चे हमेशा उससे नफरत करते थे। और ऐसा मास्टर पीटी जो टीचर होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जो टीचर जो होते हैं, उनके साथ तो ये होता ही होता है। कारण था मारपीट। एक दिन वे पार से पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वह शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई न सुना पाया। तो मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सब ने मुर्गा बनकर के कान पकड़े। मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में पैरों में जलन होने लग जाती है। ऐसा होता है, लेकिन बच्चों के साथ जो है इस तरह की स्थिति जो है, जो पीटी साहब थे, प्रीतम चंद जी थे, उनके द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करते थे। ऐसे मास्टर प्रीतम चंद जी। हेड मास्टर की प्रीतम चंद को डांट। हेड मास्टर जो मदन मोहन शर्मा जी थे, लड़कों को मुर्गा बनने देखा, उन्हें यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने उत्तेजित होकर के प्रीतम चंद को कहा, क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यह ढंग सही है? आखिरकार प्रीतम चंद जो पीटी साहब थे, उनको जो हेड मास्टर साहब थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने ये कहा कि 4th क्लास के बच्चों को इस तरह की सज़ा देना बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हें ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फ़ौरन बंद करो। ये कहकर हेड मास्टर साहब गुस्से से कांपते हुए अपने कमरे में चले गए। कई दिनों तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल में ही नहीं आए। पता चला कि हेड मास्टर ने उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए नाम नाभा भेज दिया है। मुअत्तल मतलब उनका ट्रांसफ़र वहाँ से करने के लिए उन्होंने वहाँ से आदेश भेज दिया था, जहाँ से ट्रांसफ़र होता था उस जगह पर। पता चला कि प्रीतम चंद को इस मुअत्तली से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका कामकाज निपटाने जाते थे। उन्होंने बताया कि प्रीतम चंद तोते के पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छिलकर के खिलाते रहते थे और उससे बातें करते रहते थे। लेखक को हैरानी होती थी, कितना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेता है। क्या तोते को उससे कोई डर नहीं होता लगता था? ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मतलब बच्चे सोचते थे कि तोते से इतनी मीठी बातें करते हैं मास्टर प्रीतम चंद जी, फिर बच्चों से ऐसा क्यों करते हैं जब हमें इतना डर लगता है? क्या तोते को डर नहीं लगता था? अब यहाँ से आते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न। एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह के प्रश्न आपके पेपर के अंदर आते हैं वही मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ से 12 प्रश्न कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब 100% इनमें से प्रश्न आपका आ जाएगा। पहले आप चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर इन प्रश्नों को कीजिए, तो एक एक प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
कौन सा प्रश्न है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। कोई भी भाषा होती है आपसी व्यवहार में एक भी बाधा यहाँ पर नहीं बनती है। पाठ के किस अंश से ये सिद्ध होता है? लेखक बताता है कि बचपन में उनके अनेक साथी जो है कहाँ से आते थे? हरियाणा से आते थे, राजस्थान से आते थे, कि बोली बोलते थे। राइटर ने गुरदयाल सिंह जी ने यहाँ पर ये बताया है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है कहाँ से आते थे? हरियाणा से और राजस्थान से आते थे, और राजस्थानी बोलते थे, हरियाणवी बोलते थे, लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। उनकी बोली उन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन इसलिए वे कई बार उनकी बोली की हंसी भी उड़ाते थे। परंतु जब वे बच्चे मिलकर खेलने लगते तो उनकी बोली अपने आप समझने आने लग जाती थी। समझ में नहीं आते हुए भी जब वो खेलते थे आपस में तो सारी बोलियां जो है उनको समझ में आ जाती थी। ऐसा उन्होंने कहा है कि ये सिद्ध होता है कि एक भी बात जो है खेलते समय व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हर कुछ वहाँ पर समझ में आ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आपसी व्यवहार में कोई भी भाषा बाधा नहीं बनती है। चाहे उनके दोस्त हरियाणा के हो, चाहे यहाँ पर राजस्थान के हो, उनकी बातें उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब बचपन में वो खेलते थे तो उनको जो व्यवहार उनका होता था वो सब कुछ उनको समझ में आता था। एक भी बात उनके लिए जो है, उनके आपसी व्यवहार में कोई भी बात जो है, वो भाषा जो है उनके व्यवहार में बाधा कभी भी नहीं बनती थी, ऐसा माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों की सी क्यों लगते थे? स्पष्ट कीजिए। सभी बच्चे पीटी मास्टर के रोब दाब से डरते थे। उनका जो रुद्र जो रूप था पीटी साहब प्रीतम चंद्र जी का, उससे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते थे, सबसे ज़्यादा परेशान थे। इसलिए वह उनकी शाबाशी और प्रशंसा को भी बहुत महत्व देते थे। यानी कि वो हमेशा सोचते थे बेचारे बच्चे कि किस तरह से प्रीतम चंद्र जी कब हमें शाबाशी देंगे, कब हमें डांटेंगे, मतलब पता ही नहीं होता था। लेकिन जब शाबाशी प्रीतम चंद्र जी की मिल जाती थी तो वो उनके लिए सबसे भयंकर बात होती थी कि आज तो जो है धन्य हो गया जीवन, हर बच्चा यही मानता था। इसलिए उनसे मिली गुड़ या फिर अन्य अध्यापकों से मिली गुड़ों से भी अधिक मूल्यवान प्रतीत होती थी। मतलब जो कोई भी अध्यापक अगर गुड़ देता था, लेकिन मास्टर प्रीतम चंद्र से अगर गुड़ वाली बात निकल गई तो वो उनसे भी भयंकर होती थी कि आज कहाँ से कुछ भी बात जो है निकल के कैसे आ जाती है, मास्टर प्रीतम चंद्र जी आज कैसे बदल जाते हैं, ये बात यहाँ पर बच्चे हमेशा सोचते थे। और यही कारण है कि पीटी मास्टर से मिली शाबाशी उन्हें फौज के तमगे के समान लगती थी, फौज के तमगे के समान महत्वपूर्ण लगती थी कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे को जो है पीटी प्रीतम चंद्र जो मास्टर साहब हैं उनसे शाबाशी मिल चुकी है, मैंने एक जो है पायदान आगे में बढ़ चुका हूँ, ऐसा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लग जाता था? स्काउट परेड में ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसमें जोश और वर्दी और बूट के जो खटखट की जो आवाज़ है, इस सारी चीज़ें होती थी तो वैसा समझ लेता था। लेखक ने फौजी जवानों के फुल बूट, शानदार वर्दी, उनकी लेफ्ट राइट परेड आदि को देखा था। लेखक ने इन सारी बातों को, जब फौजियों की इन सारी चीज़ों को देखा तो उसे भी जब स्काउट में वो जाता था तो ये सारी चीज़ें उसके साथ घटित होती थी, तो उसे लगता था कि मैं भी फौज में क्यों ना चला जाऊं। देखा अपनी गरीबी के कारण वो फौज में जवानों को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर होती है उन चीज़ों के बारे में वो हमेशा जो है इस चीज़ को मानता था। ज़बरदस्त बात यहाँ पर होती है। और यही कारण है कि जब स्काउट की वर्दी पहन करके गले में रंगीन रुमाल डाल करके झंडियां हिलाते हुए परेड करता था तो उसे फौजी जवानों की सी शान अनुभव होती थी। यानी कि जब लेखक ये कहते हैं कि जब मैं फौज में नहीं था, लेकिन स्काउट के अंदर जो है फौजी के समान व्यवहार किया जाता है, वही लेफ्ट राइट किया जाता है, वही बूट वही जूते पहने जाते हैं, वही उनकी खटखट आवाज़ आती है, मतलब सारी जो स्थिति होती है वो फौजी के समान होती है। तो ऐसे फीलिंग आती है जैसे मैं फ़ौज में क्यों ना चला जाऊँ, फ़ौज में भर्ती क्यों ना हो जाऊँ। ये इसलिए उनको जो है ना फौजी जो होते थे वो उनको बहुत अच्छे लगते थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
4th नंबर के प्रश्न कहता है हेडमास्टर शर्मा जी ने, यानी कि मदन मोहन शर्मा जी उनका नाम था, शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तल का मतलब उनको वहाँ से क्यों हटाने का आदेश दे दिया था, या आदेश उन्होंने भेज दिया था कि इनको यहाँ से मुअत्तल किया जाए, ऐसा क्यों हुआ। तो हेडमास्टर जो मदन मोहन जी शर्मा जी थे ने देखा कि पीटी मास्टर ने चौथी कक्षा के छात्रों को क्रूरतापूर्वक मुर्गा बनाए रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात भी है कि 4th क्लास के बच्चे को इस तरह की निर्दयी वाले जो बच्चे को इस तरह की जो घटना है वो नहीं घटित होनी चाहिए। बच्चे को इस तरह का पनिशमेंट जो है नहीं देना चाहिए, और वो भी 4th क्लास के बच्चे को। बच्चा क्या जाने, वो छोटा सा बच्चा। केवल इतना ही नहीं, उन्हें पीठ ऊंची करने का भी आदेश दिया। ये स्थिति बहुत ही भयंकर थी। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए यह दंड जो है बहुत ही भीषण यातना जैसा उनको लगा। इसे अनुचित मानते हुए हेड मास्टर शर्मा जी ने पीटी मास्टर को क्या कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। मतलब ये सारी घटना जो है, जो मदन मोहन जी शर्मा जी जो हेड मास्टर साहब थे, उनके द्वारा इन घटित घटना को उन्होंने अच्छा नहीं माना, और इसलिए मतलब जो घटना प्रीतम चंद जो पीटी साहब थे उनके द्वारा जो चौथी क्लास के जो बच्चे थे, 4th क्लास के बच्चे थे, उनके साथ जो व्यवहार प्रीतम चंद के द्वारा किया गया, जो पनिशमेंट उनके द्वारा दिया गया, वो मदन मोहन शर्मा जी जो मास्टर साहब थे उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने ये मुअत्तल वाली बात यहाँ पर बोली है कि इनको मुअत्तल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल कुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। यानी कि उनको एक टाइम स्कूल अच्छा नहीं लगता है और एक टाइम अच्छा लगता है, लेकिन कब अच्छा लगता है ये बात यहाँ पर हमें बतानी है। लेखक मानता है कि बचपन में उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, और हर बच्चे को नहीं लगता है ये। फिर भी स्काउटिंग का अभ्यास करते समय उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास स्कूल के अंदर होता था तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी उनको कि स्काउटिंग चलती रहे, स्काउटिंग होती रहे। ठीक है, जब नीली पीली झंडियां लेकर के पीटी साहब की सीटी पर या 1 2 3 कहने पर झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करते थे, तो ये बच्चों को इस तरह की जो हरकतें हैं वो बहुत प्यारी लगती है। छोटे बच्चों को खास करके बहुत अच्छा लगता था। काखी वर्दी और गले में 2 रंगा रुमाल लटकाना भी उन्हें अच्छा लगता था। विशेष रूप से जब पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी देते थे तो उन्हें स्कूल बहुत ही अच्छा लगने लग गया था। जब पीटी साहब इस तरह की शाबाशी दिया करते थे तो उनको विशेष रूप से ये सारी घटनाएं बहुत अच्छी लगने लग जाती है। मतलब उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये कहते हैं कि जब वहाँ पर पीटी साहब के द्वारा जब स्काउटिंग की जाती थी, तो जब स्काउटिंग का टाइम होता था तो यहाँ पर गुरदयाल सिंह जी कहते हैं कि वो समय जो होता था वो बहुत अच्छा लगता था। और उस समय पीटी साहब के द्वारा वो 1 2 3 4 कहना, पीटी साहब के द्वारा लेफ्ट राइट कहना, सीटी बजा करके आदेश देना, ये बहुत सारी घटनाएं होती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी। गुरदयाल सिंह जी के द्वारा ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि गुरदयाल सिंह जी हमेशा फौज में जाने के हमेशा सोचते थे, उनको फौजी जो है बहुत अच्छे लगते थे, और इसी घटना की वजह से उनको स्काउटिंग का जो मैटर है वो बहुत अच्छा लगता था। यानी कि स्कूल जाने से बढ़िया उनको स्काउटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है और समझाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सपनों के से दिन के आधार पर बताइए कि लेखक छात्र जीवन में छुट्टियों का काम, छात्र जीवन में छुट्टियों का काम करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता है। लेखक यहाँ पर ये बात कहता है कि जब वो छात्र जीवन में जीते हैं तो वो किस तरह की योजनाएं छुट्टियों में बनाते थे, किस तरह की नहीं बनाते थे, वो सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होती है। लेखक अपने स्कूली जीवन में छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए बात तब सोचना शुरू कर देता था। छुट्टियां खत्म होने पर 1 महीना बाकी रह जाता था। हिसाब किताब मास्टर साहब जी जब भी देते थे छुट्टियां तो वो पहले ही हिसाब किताब लगा लिया करते थे कि एक दिन में मैं 200 सवाल करूंगा, एक दिन में 100 सवाल करूंगा, एक दिन में 10 सवाल करूंगा तो मेरा काम क्या है, हो जाएगा। लेखक सोचता था कि यदि उसने रोज 10 सवाल भी किए तो 20 दिन में पूरे 200 सवाल मास्टर साहब ने दिए, 200 सवाल मास्टर साहब ने दिए, लेकिन अगर वो 10 दिन तक सवाल करता है, 20 सवाल करता है तो उसके 200 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। परंतु खेलते खेलते 10 दिन और बीत जाते थे। फिर वो सोचता है कि एक दिन में मैं 10 के बजाय 15 सवाल कर लेता हूँ। चलो मैं 10 सवाल कर रहा था, 15 कर लेता हूँ। कुछ साथी सोचते थे कि सवाल करने से तो अच्छा है कि मास्टर साहब की पिटाई खा लो भैया, सवाल ही मत करो। बहुत सारे तो ऐसे ही सोच लेते थे।
वे बहादुरी से मार खा लिया करते थे। बाकी कभी कभी लेखक भी ऐसा बहादुर बनने के लिए कल्पना कर लिया करता था, लेकिन कभी लेखक ऐसा नहीं, कल्पना कर लेता था लेकिन कभी ऐसा नहीं करता था कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। ये सारी घटनाएं घटित हो जाती है। देखो क्या होता है कि एक बच्चा होता है, ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है कि जैसे मान लीजिए कि मास्टर जब स्कूल में छुट्टियों का टाइम होता है, जब छुट्टियाँ मिलती है, जैसे मान लीजिए कि 1 महीने की छुट्टियाँ मिलती है, 1 महीने की छुट्टियों में बच्चे को जो है 200 सवाल दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि आपको कंप्लीट करके लाने हैं। बच्चा हिसाब लगा लेता है कि मुझे इतने सवाल जो है रोज़ करने हैं, लेकिन वो 10 दिन तो खेलने में निकाल देता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है अब मैं 20 सवाल जो है एक दिन में करूँगा। फिर इस तरह की वो फिर हिसाब लगा लेता है, फिर वो निकाल देता है 5-10 दिन, फिर निकाल देता है अब चलो मैं 20 सवाल के 25 सवाल करूँगा, फिर 30 सवाल करूँगा। ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है और आखिरकार वो सोच लेता है चलो ठीक है यार अब पीटी लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे सोचेंगे जो भी करना है वो आगे करेंगे। तो ये सारी घटनाएं उनके साथ घटित होती है। लेकिन एक घटित घटनाओं के आधार पर कहा गया है कि आज भी जो स्टूडेंट लाइफ जो होती है, बचपन जो लाइफ होती है, 1 से 5 तक जो क्लास की लाइफ होती है, वो इस तरह की घटनाओं से और तो मतलब ये मान के चले कि इन तरह की घटनाओं से वो निकलता है बच्चा। और ये जो चैप्टर है वो ऐसा ही हमें बताता है कि ये घटनाएं हमारे साथ भी घटित हुई है। बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार यहाँ पर आपको प्रकट करने हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। यानी कि विद्यार्थी लाइफ यहाँ पर बताई गई है। विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए पहले उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, उन्हें टुड्डों का मतलब डंडों से भी, बल्लों से भी खूब पीटा जाता था, नन्हे बच्चों को मुर्गा बनाकर थकाया जाता था। वर्तमान काल में बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहले शारीरिक दंड बहुत ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 1986 के अंदर, अब तो 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बन चुकी है और उसके अंदर भी ये सारे जो मापदंड रखे गए हैं कि बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाए, ऐसा माना गया है। मेरे विचार से शारीरिक दंड रोक लगाना बहुत आवश्यक कदम है। बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड नहीं अभी तो मानसिक संस्कार अनुशासित करना चाहिए और इसके लिए पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि उनको करना चाहिए। यानी कि शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई बात नहीं है अगर उनसे गलती हो जाती है तो उनको प्रोत्साहन दें कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इस तरह की बातें उनको समझाएं और ऐसा व्यवहार उनके साथ करें ताकि वो आगे जो उनसे पीछे जो गलती हुई है आगे वो गलतियाँ उनकी रिपीट नहीं हो, बार बार उन गलतियों को नहीं दोहराएं। ये सारी घटनाएं उनके साथ जो घटित हुई है वो आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी ये रखा गया है कि बच्चों को कभी भी शारीरिक और मानसिक यातनाएं नहीं देनी है। आपको उनको प्रोत्साहन देना है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनको मतलब करके सीखना वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ पर आई है कि बच्चे को खेल खेल में ही जो है शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर रखा गया है। तो बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सही बात है। पहले की जो पॉलिसी है, पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उनमें शारीरिक दंड भी उनको बहुत ज़्यादा दिया जाता था, इसलिए बच्चा आधे टाइम तो इस वजह से स्कूल के अंदर जाता ही नहीं था। लेकिन आज बच्चे को जो है स्कूल में खेल खेल में शिक्षा से, खेल खेल में जब उसको ज्ञान दिया जाता है, उसको नॉलेज दी जाती है, तो बच्चा जो है हंसी और प्रशंसा के साथ जो है खुशी के साथ बच्चा स्कूल जाता है और उसे जाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है। तो इन सारी घटनाओं को बताते हुए चैप्टर लिखा गया है कि ऐसा होता था और अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा वो यहीं पर फिनिश होता है और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर का पूरा सार मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। यहाँ से आपने पूरे सार को अगर अच्छे से समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पहले आप बुक से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर यहाँ से अच्छी तरह से इसको समरी को समझेंगे और इसको पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आंसर को एक क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद में पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर आपका यहाँ से नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। और विश्वास के साथ आप पढ़िए, निश्चिंत होकर के पढ़िए, एकदम यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।